आज हम स्टार्ट करते हैं भैया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की हम बात करेंगे। अगर आप देखिए, दो तरीके के लॉ हम देखते हैं। एक ऐसे लॉ जो हमें प्रोसीजर बताते हैं, दूसरी बात करते हैं हम सब्सटेंटिव की। सपोज कीजिए भाई, या तो हम सिविल राइट के वायोलेशन की बात करते हैं या किसी क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात करते हैं। अब अगर सिविल राइट के वायोलेशन की या सिविल राइट के एनफोर्समेंट की अगर आप बात करेंगे, किसी सिविल राइट को एनफोर्स कराना हो, अगर मान लीजिए जमीन से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात है, तो उसके लिए हम सीधे सीधे से सीपीसी में चले जाते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में। उसके लिए एक प्रक्रिया दी हुई है कि जब हम सिविल कोर्ट में जाएंगे तो जो स्टेप्स होंगे, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। अगर कोई ऑफेंस होता है, उस ऑफेंस के लिए जो ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल के लिए प्रक्रिया हमारी दी हुई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आप देख लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 25 जनवरी 1974 की, और डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1 अप्रैल 1974। इसके जब ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा अधिनियम जिसको कंसोलिडेट किया जाएगा या अमेंड करेंगे समय समय पर उस विधि से संबंधित जो किसी आपराधिक प्रक्रिया के बारे में हमें बताती हो। और पार्लियामेंट के द्वारा इसे इनेक्ट कर लिया गया था 24th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब हम स्टेजेस की बात करते हैं। शुरुआत में देखते हैं, सपोज कीजिए कोई ऑफेंस हुआ। अब उस ऑफेंस के लिए जो रेमेडी है, आप सीधे सीधे से भैया कोर्ट जाएंगे। लेकिन कोर्ट जाने से पहले ये होता है कि जो प्रक्रिया हमारे यहाँ दी हुई है कि आप पुलिस को अप्रोच करते हैं, या पुलिस अगर आपकी नहीं सुनती है तो आप मजिस्ट्रेट को सीधे। तो हमारे सीआरपीसी में दो स्विच दिए हुए हैं, यानी कि अगर आपको कमरे की लाइट ऑन करनी है, जैसा कहते हैं ना टू वे स्विच, इसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी एक टू वे स्विच प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर आप एक डोर से या एक स्विच के द्वारा अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आप दूसरे स्विच को ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ, सबसे पहले कोई अपराध घटित होता है, तो जो विक्टिम है, विक्टिम के पास एक जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो सीधे सीधे से, इन जनरल अगर आप देखते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाता है। तो पुलिस स्टेशन जाने के लिए जो प्रोसीजर हमारे यहाँ दिया हुआ है सीआरपीसी में, सेक्शन 154 दिया हुआ है एफआईआर के बारे में। कुछ देखते रहना भैया, और जो उसको खोलते रहना भैया सभी एक एक बार मोटा मोटा सा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, उसके बाद सारी चीजें हम डिटेल में देखते रहेंगे। अब व्यक्ति थाने पर जाएगा, थाने पर जाकर अपनी एफआईआर लिखाएगा। ठीक है, अपनी थाने को सूचना देगा। एफआईआर को कहीं भी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया हुआ है। एफआईआर की अगर आप इन जनरल देखते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्राथमिक सूचना, जो प्रथम सूचना होती है जो थाने को दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एफआईआर। अब एफआईआर आपकी लिख लेगा, पहली स्थिति होगी। या तो लिखेगा या नहीं लिखेगा। नहीं लिखेगा हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं लिखेगा। वो सीधे सीधे से भैया आपकी एफआईआर लिख लेता है। लिखने के बाद इंक्वायरी वो जांच देखेगा, ये तथ्य देखेगा कि हाँ, कि ये क्या ऐसा अपराध कारित किया गया है, ऐसे अपराध की सूचना है जिसमें अरेस्ट नेसेसरी है। और अरेस्ट कब नेसेसरी होता है, तो उस स्थिति को हम जाकर देखेंगे सेक्शन 41 के परव्यू में। 41 में वहां में जाकर के देखते हैं, अगर 7 साल या उससे कम के कोई अपराध की सूचना है उसकी, तो वो 7 साल या उससे कम सजा के प्रावधान वाला कोई अपराध है, तो उस स्थिति में जो पुलिस ऑफिसर जो है, जो थाने का बारसाधक अधिकारी है, वो तुरंत अरेस्ट नहीं करता है। वो पहले वहां जांच करेगा, जांच करने के बाद उसे लगता है कि अरेस्ट नेसेसरी है तो उस स्थिति में अरेस्ट करेगा। अन्यथा की स्थिति में वो क्या है, जो एक्यूज पर्सन है उसको एक नोटिस देगा कि वो थाने पर अपनी अटेंडेंस दे, और उसके बाद सीधे सीधे से वो अपना कोर्ट में अपीयर हो जाए। अब सपोज कीजिए उसने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो सेक्शन 57 है आपका, सेक्शन 57 आपको ये बताता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, उसे विद इन 24 आवर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होता है। अब यहाँ पर जब आप सेक्शन 57 को देखेंगे, तो सेक्शन 57 को, या मुझे अंजलि बताएंगे आप, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन से लेकर के ले जाकर के जोड़ेंगे इसको आप?
सर 20 या 22। कोई बात नहीं, देखो प्रिया आप बताएंगे भैया। 1 to 21 से करेंगे इसको। 21 में तो नहीं दिया हुआ है मेरे ख्याल से। जब 24 और आवर्स की हम बात करते हो तो सीधे ले जाकर 22 में 22 से 22 में ले जाकर के आप जोड़ दोगे कि वहां भी आपको दिया हुआ है कि एक राइट दिया हुआ है एक्यूज पर्सन को उस स्थिति में कि अगर जैसे किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट किया जाएगा उसे विद इन 24 आवर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। अब जब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा विद इन 24 आवर, तो वहां पर भैया जो चीज देखने वाली है वो ये होती है कि कई बार भाई 24 आवर में जो पुलिस है उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट होती नहीं, जो उसकी जांच है वो कंप्लीट होती नहीं है। उसके लिए यहाँ ये देखता है कि अगर उसे 24 उसमें क्या नाम है अगर दिखाई देता है कि उसे अपनी जांच को पूरी करने के लिए कुछ और साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए उसे एक्यूज के रिमांड की आवश्यकता है, तो पुलिस कस्टडी रिमांड वो 167 में मांग लेगा जो सेक्शन 167 दिया हुआ है, या उसका मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड हो जाएगा, मजिस्ट्रेट उसको अपनी कस्टडी में ले लेगा और जेल भेज देगा। दो स्थिति होगी। अब सपोज कीजिए अगर पुलिस कस्टडी रिमांड उसमें लिया गया कि मुझे इससे और कोई साक्ष्य इकट्ठे करने हैं इसलिए इनके रिमांड की आवश्यकता है, तो मजिस्ट्रेट उन्हें अपना रिमांड दे देगा उसे। अब वहां पर जो साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे उससे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो आपका सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कवर्ड होगी। मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति को मर्डर के इल्जाम में मर्डर के उसमें अरेस्ट किया गया। अब वहां पर भाई 24 आवर दिए हुए हैं, अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले गए और जो आपका पुलिस स्टेशन है पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया हुआ है वो एक एप्लीकेशन ये लगाता है कि सर मुझे इससे अभी जो ना और साक्ष्य इकट्ठा करने की आवश्यकता है क्योंकि जिस वेपन से मर्डर हुआ है वो भी अभी पाया नहीं गया है, या जो क्या नाम है इसको जो क्या नाम विक्टिम है उसके जो कपड़े हैं या कुछ और भी अन्य चीजें हो सकती है जो जो अपराध में प्रयुक्त किए जा सकते हैं या किए गए होंगे उनका रिकवर किया जाना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। तो उन सारी चीजों को लिखते हुए एक एप्लीकेशन लगा देगा, मजिस्ट्रेट रिमांड दे देगा और वहां पे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है यानी कि जो भी कोई रिकवरी आती है आपको सेक्शन 27 से आप उसे कवर कर लेंगे एविडेंस एक्ट का। अब उसके बाद क्या है 27 एक्ट के अकॉर्डिंग जब कलेक्ट हुआ, अब देखो जब स्टेटमेंट की आप बात करते हैं तो एक होता है 161 और 162। 161 ये कहता है स्टेटमेंट टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की हम बात करेंगे, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो स्टेटमेंट किया जाएगा अब चाहे वो विक्टिम का हो सकता है या एक्यूज का हो सकता है, तो उस स्थिति में क्या है उसे वो नोट कर लेगा, नोट करने के बाद वो कवर हो जाएगा। 162 ये कहता है कि वहां पर कि जो स्टेटमेंट किया गया उसको सिग्नेचर किया जाना कोई जरूरी नहीं है। मजिस्ट्रेट को अगर 164 में ही कन्फेशन भी होता है, जो कन्फेशन आप 24 में पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में, वही कन्फेशन आप 164 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 164 यानी कि जो स्टेटमेंट टू मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होंगे उसमें वो या तो क्या सीधे सीधे से कन्फेशन कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई विक्टिम का भी स्टेटमेंट है तो भी 164 में ही होगा मजिस्ट्रेट में। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद क्या जब 164 का रिमांड होगा 164 का स्टेटमेंट होने के बाद वो वापस जाएगा, मजिस्ट्रेट उसे अपनी कस्टडी में ले लेगा। ठीक है जी, मजिस्ट्रेट जब उसे कस्टडी में ले लेगा और जेल भेज देगा। अब वहां पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ये है कि उसकी भैया बेल कराएंगे। क्यों बेल का जो पर्पस है कुछ बताओगे भैया कि जो बेल किए जाने के पीछे पर्पस क्या है कुछ? सर नहीं मालूम। कोई बात नहीं, प्रिया आप बताएंगे भैया। सर इसके पीछे पर्पस ये है कि अगर वो पर्सन रेडी है उस डेट पे आना कोर्ट के सामने या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने, तो उसको अननेसेसरी बांध के नहीं रखा जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अंजलि भैया आप बताएंगे। सर नहीं पता। कोई बात नहीं, आबिदा। सर ताकि ना वो अपनी एक्सप्लेनेशन अपनी जस्टिफिकेशन दे सके। ठीक ठीक,
एकता आप बताएंगे भैया? एकता सर ये भी हो सकता है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से। नहीं, देखो बेटा, ये जो आबिदा कह रही है वो बिल्कुल सही बात है कि अपने मामले में अपने से, एक मिनट सुन लीजिए बस आप, कि अपने मामले में मान लीजिए अगर मेरी जो एक्सप्लेनेशन है मुझसे अच्छी कोई नहीं दे सकता, तो वहां पे बेशक हम सारी बातें हम वकील के थ्रू कहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है, एक राइट है, ये एक नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि अगर प्लीड करने की आप बात करते हैं तो उस व्यक्ति से अच्छा प्लीड कोई नहीं कर सकता जिसे स्वयं को बचाना हो। तो वहां पर हमारा जो बेसिक पर्पज है वो यही दिया हुआ है इसमें। अगर देखा यह जाता है कि बहुत ज्यादा कोई हीनियस क्राइम नहीं है तो उस स्थिति में उसको बेल दे देनी चाहिए ताकि वो अपने मामले में अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सके। खैर कोई बात नहीं। अब जब 400 जो बेल के लिए प्रोविजन आपके दिए हुए 436, 37, 38 और 39, ये 4 प्रोविजन आप देखेंगे, वहां सपोज कीजिए उसकी बेल हो जाती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रखता है। इन्वेस्टिगेशन जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो पुलिस रिपोर्ट देगा, यानी कि अपनी जो फाइनल रिपोर्ट प्रोड्यूस करेगा मजिस्ट्रेट के सामने 173 में। अगर वो चार्जशीट फाइल करता है, जिसे आप चार्जशीट इन द सेंस यानी कि एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध कार्य ये सिद्ध किया जा रहा है, उसके द्वारा पुलिस के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है कि हाँ भैया जो व्यक्ति इसमें नेम्ड है उस व्यक्ति के विरुद्ध के अपराध बनता है। इस बात की एक शीट, एक रिपोर्ट 173 में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस कर देगा। या दूसरी स्थिति है जिसको आप क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं या फाइनल रिपोर्ट कह देते हैं। 169 और 173 दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे। जो डिस्चार्ज 163 में दिया हुआ है कि जहां उसके अगेंस्ट कोई अपराध नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट को क्या नाम पुलिस ऑफिसर है वहां डिस्चार्ज वाली स्थिति उसको जो है 173 में रिपोर्ट सबमिट कर देगा। रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। अब वहां पे भैया चार्ज फ्रेम होने की बात आती है फिर, क्योंकि सबसे पहले जो है चार्ज फ्रेम होता है किसी भी, जब चार्जशीट आएगी तो उस चार्जशीट पे क्या है कॉग्निजेंस लिया जाएगा 190 में। जब देखते हैं 190 में जो मजिस्ट्रेट है उस पर संज्ञान लेगा, संज्ञान लेगा तो ये देखेगा कि हाँ इसके खिलाफ ये अपराध बनता भी है नहीं बनता, या उसके द्वारा ट्रायबल है भी या नहीं भी है, इस चीज को देखा जाता है। खैर कोई बात नहीं। जब उसके बाद आप आगे चलते हो तो प्ली बार्गेनिंग जो है 265 में, 265 में प्ली बार्गेनिंग इन द सेंस ये है कि जो एक्यूज व्यक्ति है, एक्यूज व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप भी अपना कन्फेस कर ले। वो कह देता है वहां पे कि हाँ भैया ये मेरे से ये गलती हुई है या ऑफेंस हुआ है, भविष्य में ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उस स्थिति में वो अपना जो सेंटेंस है उस पे एक बार्गेनिंग वाला ऑप्शन उसको दिया हुआ है जिससे कि वो उसका काम हो जाए। अब अगर प्ली बार्गेनिंग उसकी सक्सेस हो जाती है, इन जनरल अगर देखते हैं तो प्ली बार्गेनिंग बहुत कम लोग करते हैं। भाई कन्फेशन, प्ली बार्गेनिंग जस्ट लाइक ए कन्फेशन आसानी से कोई करता नहीं है, तो नॉर्मल रूटीन में कम देखने को मिलता है। लेकिन सीआरपीसी में इसकी व्यवस्था है, अगर सक्सेसफुल हो जाती है, बात उसकी बन जाती है, तो वहाँ सीधे आपको जो कोर्ट है वो जजमेंट कर देगी और जो भी मिनिमम पनिशमेंट उसको लगता है डिस्प्यूट को वो उसको दे देगी। अब अगर नहीं होती है प्री बार्गेनिंग सक्सेसफुल तो वहां पे दो चीजें देखी गई है। अब या तो ये समरी ट्रायल है या वारंट ट्रायल है। जब आप ट्रायल देखेंगे तो ट्रायल के काइंड्स भी दिए हुए अलग अलग प्रकार के। प्रिया बताएंगे बेटा कौन कौन से ट्रायल दिए हुए हैं हमारे यहाँ पर? सर एक तो ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन हाँ, सेशन ट्रायल जिसे आप कहेंगे। और वारंट केसेस में, ठीक है। और समन और समरी। समन ट्रायल, समरी ट्रायल, वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल, ये ट्रायल दिए हुए हैं। चलो ठीक है। अब जब आप समरी ट्रायल, समरी केसेस में देखते हैं, समरी ट्रायल की बात करते हैं तो यहाँ दिया हुआ फिर 251 में जाएंगे सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन, यानी उस पर जो अपराध की हम बात करेंगे। और इसके बाद एविडेंस आएगी 254 में। एविडेंस किसकी आएगी प्रिया बताओगे आप? सर एक्यूज्ड की।
एक्यूज की एविडेंस आएगी। सर प्रोसिक्यूशन की पहले आएगी। हाँ, अरे हाँ सर, सॉरी। कोई बात नहीं। जो हमेशा जो है, देखो आप जब 101 में पढ़ कर आए थे एविडेंस एक्ट में, सबसे पहले जो किसी बात को सिद्ध करने का भार है उस व्यक्ति के ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन। तो उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो किसी बात को असर्ट करता है, कथन करता है। कथन इन द सेंस, अब यहाँ पे असर्शन की हम बात करते हैं, तो असर्शन ये है कि किसी विक्टिम के द्वारा किया जा रहा है, उसके द्वारा किसी अपराध के होने की सूचना दी गई है उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट, यानी कि मेरी किसी ने पिटाई की अगर की है तो इस बात की सूचना मैं थाने पर जाकर देता हूँ, और थाने पर उसकी जब आगे प्रक्रिया चलती है तो जितने भी क्रिमिनल, अब देखो एक चीज है क्लियर, अगर आप सिविल राइट के वायलेशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो वहां पर जो है अपराध किसी एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध किया गया है, तो उस व्यक्ति विशेष के द्वारा ही वहां पर उस सिविल प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम किसी क्राइम की बात करते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर यह अपराध सरकार के विरुद्ध किया हुआ माना जाता है, सरकार के, तो इसलिए यहाँ पे ये सारे के सारे जो केस है वो कंटेस्ट किए जाते हैं सरकार के द्वारा। मान लीजिए अच्छा बेशक पिटाई मेरी हुई है, लेकिन मेरी तरफ से जो मुकदमा लड़ा जाएगा वो लड़ा जाएगा सरकार के स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पे जो क्या नाम है, जब क्योंकि मैं विक्टिम हूँ तो मेरे द्वारा कोई किसी अपराध के होने की सूचना दी गई है जो कि अपराध मेरे विरुद्ध किया गया है, तब उस स्थिति में अब सरकार मेरी तरफ से कोई मेरा मुकदमा लड़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन, अभियोजन जिसके द्वारा अभियोग लाया गया है, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस पहले आएगी, उसके बाद डिफेंस एविडेंस आती है, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएगी, फिर उसके बाद डिफेंस एविडेंस आएगी, और उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, जो आप 313 में कहते हैं। एक्यूज का स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज 313 का जो बेसिक पर्पज है कि जब उसकी जो एविडेंस है पूरी का कंप्लीट हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं, तब एक्यूज से पूछ लिया जाता है कि भैया ये सारी चीजें हो चुकी हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी आ चुकी है, आपके द्वारा भी जो साक्ष्य दिए जा सकते थे आपकी तरफ से वो आ चुके हैं डिफेंस एविडेंस में, क्या इस अपराध के आप दोषी हैं, क्या आप इससे संबंधित और कोई साक्ष्य देना चाहते हैं या कोई अन्य और बात आप कहना चाहते हैं। क्योंकि जब डिफेंस एविडेंस की हम बात करते हैं वहां तक तो केवल और केवल जो काउंसिल है, काउंसिल ही सारी चीजें प्लीड करता है। ये पहली स्थिति जब आती है उसमें क्या सीधे सीधे से जो मजिस्ट्रेट है डायरेक्ट एक्यूज से ही पूछ लेता है कि अगर आप कोई अन्य बात अपने संबंध में कहना चाहते हैं जो आपके हिसाब से छूट गई हो, रह गई हो, वो जो नॉर्मल रूटीन में देखते हैं वो मना कर देते हैं कि मेरे खिलाफ ये मुकदमा छूटा है और मैं कोई अन्य बात नहीं कहना चाहता, जो रूटीन का स्टेटमेंट है। उसके बाद भैया उसके बाद आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनल जजमेंट भी आ जाएगी, और 255 के सबसेक्शन 1 और 2 में जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, अपना जजमेंट अनाउंस कर देगी। अब जब हम वारंट ट्रायल की तरफ देखते हैं, वारंट केसेस है, तो सबसे पहले चार्ज फ्रेम होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 240 में, क्योंकि चार्ज आरोप बनेगा तो उसके बाद फिर ये चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद वही एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएगी, डिफेंस एविडेंस आएगी, और स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होगा। एक्यूज के बाद दोबारा फिर उसमें आर्गुमेंट की स्टेज पे आ जाओगे, और जब आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो सेक्शन 248 के सबसेक्शन 1 एंड 2 में जो कोर्ट है अपना जजमेंट अनाउंस कर देगी। ये तो भैया आपका एक मोड था, एक मोड इन द सेंस कि जब हम बात देख करके चल रहे थे किसकी, अगर आपकी एफआईआर लिखी जाती है तो, लेकिन अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई तब क्या करेंगे, तब आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास 174(3) में। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले जो 154(2) है, यानी कि सेक्शन 154 का सबसेक्शन 2 आपका दिया हुआ है, वहां पर जो विक्टिम के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो पहले जो बाय पोस्ट, इसमें वर्ड दिया हुआ है कि वो जो एसएसपी है, एसपी को अपनी जो कंप्लेंट है, अपनी शिकायत है वो भेज सकता है। वहां पे एसएसपी को पावर दी है, तुरंत जो है जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है उसको एक आदेशित करेगा कि इस मामले में जांच करे, और जांच करके अपनी रिपोर्ट या आगे बढ़ाए चीजों को। वहां भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो फिर मजिस्ट्रेट को पावर दी हुई है 174(3) में। कुछ देखना क्या लिखा हुआ है बेटा 156 सबसेक्शन 3 में,
Any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. यानी कि 190 में जिसके पास पावर है, 190 क्या कहता है, 190 कहता है कि कॉग्निजेंस लेने की पावर है, कि ये मामले का संज्ञान लेने के लिए जो मजिस्ट्रेट है एम्पावर्ड है, अगर वो व्यक्ति 190 में कॉग्निजेंस ले सकता है तो 156 के सबसेक्शन 3 में वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन का आदेश देगा तो सीधे सीधे से क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, आप जो तुरंत वापस जो न घूम के फिर पुलिस स्टेशन चली जाएगी सारी चीजें। पुलिस स्टेशन जब पहुंच जाती है कि यानी कि थाने को आदेशित कर लिया है कि मामले की प्राथमिकी दर्ज करके आप इसमें जांच करें, तो यह गया 156(3) के बाद वापस 154 वाली प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब जब 154 वाली प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो वहां पर क्या आएगा भैया, सीधी सीधी से जो पुलिस है अगर अपनी नेगेटिव रिपोर्ट देती है तो नेगेटिव रिपोर्ट देने के लिए तो वहां पर देखो, अब जहां पर जब इन्वेस्टिगेशन में बात कर रहे थे तो इन्वेस्टिगेशन वाली स्थिति, चलो इसमें और दोबारा मैं वापस आ जाऊंगा, नेगेटिव रिपोर्ट देगी तो उसके बाद ये जो ना एज कंप्लेंट भी ट्रीट की जा सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसमें भैया देखो, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, हो सकता है चीजें आपको कंफ्यूजिंग लगे कि कौन सी कहाँ छू रही है, केवल मोटा मोटा इसको समझ लीजिए कि ये एक तरीके की प्रक्रिया होती है, स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये चीजें आपको समझ में आनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। क्लियर है। अब वो पुलिस ऑफिसर जो क्या नाम है, या तो रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देने के लिए सीधे सीधे से देखो जब 154 पे वापस आते हो तो वहां पर वही स्थिति बनेगी, अरेस्ट होगा, अरेस्ट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन, बेल, इन्वेस्टिगेशन या डिस्चार्ज, ठीक है। या अगर कोई नेगेटिव उसने रिपोर्ट दे दी तो नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट है, कंसर्निंग मजिस्ट्रेट, जिस व्यक्ति को दोबारा उसमें जांच अपनी प्रस्तुत की है तो वो क्या करेगा, या तो उसे जो 156(3) है उसको खारिज कर देगा, खत्म हो जाएगी, या उसमें क्या करेगा, वो उसको एज कंप्लेंट ट्रीट कर लेगा। एज कंप्लेंट ट्रीट इन द सेंस कि उसको जो फिर जो ना 200 की प्रक्रिया के तहत जो 200 में कंप्लेंट की प्रक्रिया दी हुई है आपकी, उसके तहत फिर कार्रवाई आगे चलेगी। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब जब 154(2) में 154 के बाद इन्वेस्ट ये आ गया, अब यहाँ पर आप जो चलते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, अब डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, अब इसी के बाद आप सीधे ये देख लीजिए, एक होती है एनसीआर, एनसीआर एक होती है कॉग्निजिबल। देखो जब आप ऑफेंसेस की बात करते हो तो वहां पर जो हुआ भी है कॉग्निजिबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। अब जो कॉग्निजिबल ऑफेंस की आप बात करोगे तो उसके लिए सीधे सीधे से 154 दिया हुआ है, लेकिन एनसीआर अगर पुलिस अधिकारी ने काट दिया स्टेशन में, एफआईआर दर्ज नहीं किया आपने, एफआईआर की प्राथमिकी एफआईआर दी आपने, रिपोर्ट थाने को दी और उसने आपको जो है एनसीआर काट दी, एनसीआर यानी कि उसको जो है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट में दर्ज कर लिया, जो अपराध बनते थे उसमें ना दर्ज करके पुलिस के हिसाब से कुछ और बन रहा था, जो पुलिस के अपने डिस्कशन के हिसाब से जो उन्हें महसूस हुआ उन्होंने उसको दर्ज किया। अब उसके बाद 155(2) में सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 155 में जो मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया हुआ है कि वो क्या करे, कुछ देखो क्या लिखा हुआ भैया वहां पे, उसे एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने की पावर है, वहां भी देखना क्या लिखा हुआ है 155(2) में। No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial. यानी कि अगर तब तक वो पुलिस ऑफिसर सीधे सीधे से उसको इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं करेगा, क्योंकि भाई अगर एफआईआर की बात करते हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू होगी, लेकिन अगर एनसीआर दर्ज हुई है तो उसकी कॉपी भैया फाइल बना के बस्ता बांध लो, उसको पुलिस ऑफिसर जो रख देगा, वो जब तक उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर ना किया दिया जाए, और मजिस्ट्रेट भी वो जिसको इस संबंध में पावर है, यानी कि उस मामले को ट्रायल की या कमिटल की, तो जो दो चीजें हम देखते हैं। अब वहां पर ये मान लीजिए उसने अगर एफआईआर के आदेश दे दिए, इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए, तब प्रक्रिया फिर वही 154 के हिसाब से चलेगी, और अगर वहां पे उसने कोई ऐसी चीज नहीं हुई है तो अब उसके बाद क्या है, आप भैया प्राइवेट कंप्लेंट करते हैं मजिस्ट्रेट को। प्राइवेट कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट को होगी तो उसमें देख सीधे सीधे से जब कंप्लेंट है उसमें क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट है दो चीजें देखता है,
वहां 156(3) के अंतर्गत वो क्या करेगा, थाने से सूचना मंगाएगा, थाने से रिपोर्ट ये मंगाएगा कि इस संबंध में जो थाना है, भाई वहां पर जब कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दी जाती है वो तो चीजें देखता है वहां पे कि जो क्या एसपी को, भाई प्रक्रिया ये होती है अगर, अच्छा ये बताइए कि प्रैक्टिस में कौन कौन लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं या क्रिमिनल मैटर्स की प्रैक्टिस देखते हैं, मुझे ये बताइए। अंजलि, जी सर। बेटा कोर्ट प्रोसीडिंग देखी है अभी? सर देखी है, बहुत पहले देखी है। तो सपोज कीजिए जब मान लीजिए कंप्लेंट की जाती है तो कंप्लेंट पे इन जनरल क्या होता है? सर प्राइवेट कंप्लेंट जो की जाती है मैजिस्ट्रेट को, सर उस पे जितने दस्तावेज होते हैं वो मंगाए जाते हैं ताकि किस केस में एक्चुअली कुछ बन रहा है कि नहीं, प्रोसीड किया जा सकता है कि नहीं। रुक जाओ बेटा अभी आप। दिव्या, जी सर। बेटा बताओगे, आप तो कोर्ट जाते हो खैर, जब मजिस्ट्रेट को आप कंप्लेंट सर करते हो तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या करता है? सर वो सबसे पहले जो आईओ होता है उसको वो करता है नोटिस, और आईओ को थाने नोटिस में से करते रिपोर्ट हैं? मंगाता है। अच्छा, ठीक है। एकता, हर्षित, यस सर। बेटा कोर्ट में गए हो कभी? जी सर। तो किस काम के लिए गए हो? सर इंटर्नशिप के पर्पज से गए थे सर। अच्छा, वेरी गुड। तो जो इंटर्नशिप के लिए आप गए थे, जो आपके जो एडवोकेट थे जिनके पास आप गए थे, वो किन मैटर्स को डील कर रहे थे? सर क्रिमिनल थे, और मतलब क्रिमिनल रेट पिटिशंस वगैरह थी सर। अच्छा, क्रिमिनल पटिशन वगैरह थी। तो किस किस तरीके के काम आपने वहां पर देखे थे? सर मैंने क्रिमिनल मैटर्स भी देखे थे, ह्यूमन का भी, मतलब वो हाउस से रिलेटेड भी देखा था सर। अरे और भैया, मतलब डाइवोर्स वगैरह केसेस भी देखे थे सर। डाइवोर्स के केसेस देखे थे, तो आपके लिए ये बताइए, तो डाइवोर्स में आपने क्या क्या देखा था डाइवोर्स वाले मैटर में? सर उसमें सर एक मीडिएशन सेंटर में सर वो दोनों पक्षों के बीच में वो होता है ना, सुलह, मतलब कि अगर आप डिवोर्स, मतलब कोर्ट टाइम देती है कि आप पहले एक बार एक साथ रह के देखिए दोबारा से, और मीडिएशन सेंटर में भेजती है, वो समझाते हैं दोनों को। सर वो देखा था। वो देखा, केवल इतना देखा, और भी कुछ देखा आपने? नहीं सर, मैं तो मीडिएशन सेंटर ही गया था, तो वो तभी सर वहां ले गए थे। कितने दिन रहे थे वहां पे आप? सर इस वाले मैटर में जो डिवोर्स के थे उसमें मैंने सिर्फ ये देखा था, बाकी तो अलग में वैसे कोर्ट गए थे उनके, और जो क्रिमिनल मैटर्स थे। क्रिमिनल मैटर में कौन कौन से थे? सर क्रिमिनल मैटर में भाई किस सर मामला ऐसे था, केसेस किस थे। मामले में थे जब कोर्ट में जो गए थे क्रिमिनल मैटर में, वो किस प्रकार का मामला था? चोरी का मामला था, डकैती का मामला था, हत्या का मामला था, किस तरीके का मामला था? सर वैसे एकदम से केसेस याद नहीं आ रहे सर। ऐसा है, देखो याद नहीं आ रहे, मैं बता देता हूँ बेटा। देखो, सबसे बड़ा डिफॉल्ट क्या है बच्चों का, वो केवल इंटर्नशिप के लिए इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें वहां कुछ सीखना है। अधिकतर मोस्टली इंटर्नशिप के लिए इसलिए जाते हैं भैया कि वहां से एक सर्टिफिकेट ले लेना है, और जबकि उस सर्टिफिकेट की जब तक कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेलिवेंसी नहीं है, जब तक आप चीजों को नहीं सीखते हैं। खैर, देखो दिव्या ने एक बात ठीक बताई है, आधी उसकी ठीक है। जैसे ही मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेंट की जाती है, सीबीजी जो कंप्लेंट है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, वो तुरंत थाने से उसकी आख्या मंगाएगा, रिपोर्ट मंगाएगा कि जो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट, जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है, इस मामले में अपनी आख्या प्रस्तुत करे। क्योंकि हम मजिस्ट्रेट के पास उस समय जाते हैं जब थाने पर हमारी सुनी नहीं जाती है
यानी कि थाने पर हमारी जो रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं की गई है, उस स्थिति में हम जाते हैं। क्लियर है? अब वहां पर जो क्या नाम है सीधे सीधे से भैया रिपोर्ट मंगाएंगे, उसके बाद पुलिस ऑफिसर है रिपोर्ट देगा, या तो कहेगा कि भैया इस संबंध में थाने पर ऐसी कोई सूचना दर्ज नहीं की गई है, या अगर की गई है तो जो वास्तविक रिपोर्ट है, जो नेगेटिव रिपोर्ट की हम जब बात कर रहे हैं कि सपोज कीजिए कई बार ये होता है कि पता लगा थाने से रिपोर्ट आई कि भैया जो विक्टिम है, जो यहाँ पर ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जिनके द्वारा सूचना दी गई है, इनका पूर्व में भी इनके साथ जो मुलजिमान है, जिनको एक्यूज बनाया गया, उनके साथ सिविल वाद चल रहा है, सिविल विवाद चल रहा है, और जिसमें क्या नाम है कि जी ये उनके ऊपर असम्यक या अनड्यू प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरीके की रिपोर्ट ये दिखाना चाह रहे थे, जो कि न्यायोचित नहीं था। अब इस रिपोर्ट के आधार पर या तो जो मजिस्ट्रेट है उसको खारिज कर सकता है, क्योंकि वहां पर ये सीधा सीधा से एक नेचुरल जस्टिस ये कि मामले की अधिकता नहीं होनी चाहिए, और जो न पुलिस रिपोर्ट में ये दिखाई देता है, मजिस्ट्रेट को ये दिखाई देता है कि ये क्या नाम है कि जी सामने वाली पार्टी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक छोटा मुकदमा लिखाया जा रहा है, तो उसे खारिज कर देगा। और या उसको लगता है कि हाँ मामले में कुछ सत्यता होनी चाहिए, कुछ सत्यता है, कुछ चीजें इसमें देखी जा सकती है, तो उसको एज कंप्लेंट वो ट्रीट कर लेगा। जब एज कंप्लेंट वो ट्रीट करने वाली बात करते हैं तो प्राइवेट कंप्लेंट में सीधे सीधे से भैया फिर वो क्या आएगा वहां पर के वारंट केस देखेगा, और वारंट केस है अगर उसमें क्या है वो उसको फिर 200 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट होगा। 200 से लेकर 209 तक की प्रक्रिया हम वहां देखते हैं। 200 में उसे देखेगा, अब 200 में जब वहां पे एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट हो जाएगा तो इश्यू प्रोसेस होगा। इश्यू प्रोसेस यानी कि जिसको आप कहते हैं इश्यू प्रोसेस, देखो दिव्या बताएगी इश्यू प्रोसेस क्या होगा बेटा 204 में। सर इशू प्रोसेस 156(3) का कोई मामला देखा है कोर्ट में? सर वो शायद सम्मन जारी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, शायद यानी शायद नहीं, वो कंफर्म नहीं है। जो इशू प्रोसेस है यानी कि वो समनिंग हो जाएगी एक्यूज के अगेंस्ट। अब जब समनिंग आ जाएगी तो जो एक्यूज पर्सन है वो अपीयरेंस उसको अपीयर होगा, वो बेल के लिए वहां अपनी बेल कराएगा, और बेल कराने के बाद वो फिर ईबीसी जो उसे कह देते हैं एविडेंस बिफोर कोर्ट प्रोसिक्यूशन की एविडेंस, यानी कि उसकी जो एविडेंस आएगी कंप्लेनेंट की वो सारी चीजें उसके पास आएंगी, और फिर उसके बाद क्या है चार्ज से पहले क्या ना, चार्ज से पहले की जितने भी साक्ष्य दिए जा सकते हैं वो दिए जाएंगे, क्योंकि एक तो होता है भैया सेल्फ ड्राइविंग, एक होता है ड्राइविंग बाय अनदर पर्सन। जब हम एफआईआर के मामले में देखते हैं तो एफआईआर के मामले में तो ये होता है जो आपकी जो गाड़ी है वो सरकार के द्वारा चलाई गई जा रही है, लेकिन अगर आप कंप्लेंट के मामले में देखते हैं तो कंप्लेंट के मामले में ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे हैं, जितना चाहे उसे तेजी से बढ़ा लें, जितना चाहे उसको रोक के खड़े हो जाए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एफआईआर वाले मामले में तो सरकार या जो आपका प्रोसिक्यूशन है जिस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से आप चलते रहे, और लेकिन जो कंप्लेंट के मामले में जिस तेजी से आप चाहते हैं उसी तेजी से आप जाते रहे, उपस्थित होते रहे, मामले को देखते रहे। अब एविडेंस बिफोर चार्ज, फिर उसके बाद चार्ज पर सुनवाई होगी, चार्ज फ्रेम होगा, ये सुना जाएगा कि चार्ज बनता भी है नहीं बनता। अब यहाँ पर दूसरी चीज है, अगर उसके अगेंस्ट कोई अपराध नहीं बनता है, क्लियर है, तो उस स्थिति में क्या व्यक्ति को उस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा 245 में, या अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया है तब उसके बाद फिर 246 की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। 246 की जब आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद फिर भैया नेक्स्ट एविडेंस आएगी, और नेक्स्ट एविडेंस में फिर डिफेंस एविडेंस है और आर्ग्यूमेंट होंगे। आर्ग्यूमेंट होने के बाद जो कोर्ट है 248 के सबसेक्शन 1 और 2 में अपना क्या है जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। अब यहाँ पर हम जब एक बार देख रहे थे, जब वारंट वाले मामले हमने देखे थे, वारंट वाले मामले में चार्ज फ्रेम होने से पहले अगर जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होती है चार्ज फ्रेम पर, तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसके अगेंस्ट कोई अपराध बनता है या नहीं बनता है। अगर उसके अगेंस्ट कोई अपराध नहीं बनता है तो उसे 239 में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जिसका जो सीधा सा जो प्रिजम्पशन माना जाएगा, प्रिजम्पशन सॉरी कह रहा हूँ गलत वर्ड होगा, जो उस डिस्चार्ज को एज इक्वटल ट्रीट किया जाएगा, एक्वटल यानी कि उसको दोष मुक्त किया गया है।
अब अगर चार्ज फ्रेम किया जाएगा, चार्ज फ्रेम उसने के बाद उसमें क्या है, वो प्लीगिलिटी की बात करते हैं जो प्ली बार्गेनिंग है, तो उसके बाद वहां उसमें कन्विक्शन होगा प्लीगिलिटी में। अगर वो प्लीगिलिटी उसमें प्ली बार्गेनिंग की है 241 में, अगर प्लीगिलिटी सफल नहीं हो पाती है प्ली बार्गेनिंग, तो उस स्थिति में प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे आते हैं आप घूम करके। ये तो भैया ये स्थिति होगी जो आप स्टेजेस की बात करते हैं। अब स्टेजेस के बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आगे चलते हैं या इसको कल देखें।